देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है हम लोग EMI पढ़ रहे हैं, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो फैराडे एक्सपेरिमेंट से ही आया। फैराडे का ही वो एक्सपेरिमेंट है, वो सारा पूरा ये चैप्टर को एक्सप्लेन करेगा तुम्हारा। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट इसी से आ रहा है। तो फैराडे का क्या क्या किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया उसको हम लोग समझते हैं। इसका हम लोग 3 एक्सपेरिमेंट समझ रहे हैं, 3 एक्सपेरिमेंट है इसका। और फिर इसका फिर फैराडे का लॉ फिर हम लोग पढ़ेंगे, फैराडे फर्स्ट लॉ, फिर लेंज लॉ, ये सब पढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका एक्सपेरिमेंट से कि ये क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट ये किया कि करंट क्या हो रहा है, इंड्यूस होता है मैग्नेट से। सिर्फ मैग्नेट से क्या हो रहा है, करंट को इंड्यूस कर रहा है। जैसे हम लोग करंट क्या होता है, ट्रांसफार्मर से करंट लेते हैं या फिर हम लोग बैटरी से करंट लेते हैं। यहाँ पे क्या किया, ना बैटरी लगाया ना ट्रांसफार्मर लगाया, अपने आप सिर्फ क्या हुआ, एक मोशन से सिर्फ करंट उसके पास आ रहा है। सिर्फ किस चीज को हम मोशन कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी वहां पे लगा रहे हैं, और रिलेटिव मोशन होने से ऑटोमेटिक उसमें क्या हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया, तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया, यहाँ पर एक कॉइल लगा लिया। कॉइल अपना गोल एक कॉइल लिया, ठीक है। ऐसे मान लो कि कॉइल यहाँ पे लिया है और कॉइल ऐसे का हम एक भी पार्ट कर इधर। सकते हैं। हाँ कर सकते हो। क्या तो करना ये पड़ेगा कॉइल हम सर? लोग लेंगे, क्या कह रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा? एक अपना कॉपर का वायर ले लो। कॉपर का अपना होता है ठीक, एल्युमिनियम का, या कॉपर का लो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कॉपर का ऊपर वायर ले पतला लिया। वाला लो, उसको गोल गोल लपेट दो। उसके दोनों सिरा ठीक। को, एक सिरा को फिर यहाँ पे इस तरह से गैल्वेनोमीटर से लगाना है। अब गैल्वेनोमीटर अब तुम्हारे पास होना गैल्वेनोमीटर चाहिए। लेना पड़ेगा। हाँ, तो गैल्वेनोमीटर लगाना चाहिए। अब ये उसके जो बाद गैल्वेनोमीटर है, हाँ, ये गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगाएंगे। और जब गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगाएं और फिर वो क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे एक मैग्नेट हम लोग लगा, मैग्नेट लाए। तो मैग्नेट यहाँ पे नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो नॉर्थ और साउथ यहाँ पे हो गया। अभी ये क्या है, रेस्ट में रखा। अभी इस मैग्नेट को रेस्ट में रखा। अब ये मैग्नेट रेस्ट में है और ये कॉइल भी रेस्ट में है। दोनों में कोई मोशन नहीं हो रहा है, दोनों अपना रेस्ट में है। फिर वो क्या किया कि जैसे ही इस मैग्नेट को इसके नजदीक लेकर के गया, मोशन किया। तो जैसे ही मोशन किया तो देखा कि यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर जो है वो बस सिर्फ क्या बताता है कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, उसको बताता है। कितना करंट फ्लो हो रहा है इस चीज को नहीं बताता है गैल्वेनोमीटर, उसके लिए मीटर का हमको यूज करना पड़ेगा। तो गैल्वेनोमीटर सिर्फ बताता है कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं, इस चीज को सिर्फ बताता है। तो गैल्वेनोमीटर इस तरह का रहता है, इसमें जो होता है वो बीच में 0 बताता है। फिर इधर अपना ये डिफ्लेक्शन दे करके रीडिंग देता है कि करंट फ्लो हुआ तो इधर ये या तो दायां या फिर बायां वो डिफ्लेक्ट करेगा। और अगर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो वो बीच में रहेगा, 0 पे रीडिंग रहेगा उसका। तभी इसका रीडिंग ये 0 पे है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। अब क्या किया, जैसे ही नॉर्थ इधर था और नॉर्थ को इधर इसके नजदीक लाया, ये नॉर्थ और ये साउथ इसके नजदीक इसके मोशन किया, मैग्नेट को इधर लेकर के गया उसके नजदीक में, मोशन करके मैग्नेट को उसके नजदीक ऐसे लेकर के गया। तो क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो किया। यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है वो गैल्वेनोमीटर उसका वो डिफ्लेक्शन शो किया। तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो किया। और ये किस तरह का डिफ्लेक्शन शो किया, मान लियो कि ऐसे ये डिफ्लेक्शन शो किया यहाँ पे गैल्वेनोमीटर। तो या तो नॉर्थ को इसके नजदीक लाया तो भी डिफ्लेक्शन शो हुआ, या फिर मैग्नेट को उससे दूर लेकर के गया तो भी यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन शो किया। पर जब दूर लेकर के गया, ऐसे दूर लेकर के गया, तो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में शुरू हुआ, इधर सुई हुआ। अभी जब नजदीक लेकर के जा रहा था तो सुई में डिफ्लेक्शन इधर हुआ, और जब इससे दूर लेकर के गया तो सुई में डिफ्लेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। ये इस तरह से एक्सपेरिमेंट किया। फिर और भी एक्सपेरिमेंट किया कि साउथ पोल को उसके नजदीक लाया और फिर साउथ को उससे दूर लेकर के गया। तो हर बार डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या हो हुआ, अलग अलग आया। अब चलो एक तरीका हम बताते हैं जिससे तुमको पता चलेगा कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो किया, वो तरीका बताने के लिए। तो ये तरीका को समझने के लिए सबसे आसान क्या है, ये समझो कि हम लोग मैग्नेट में ये जानते हैं कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन। नॉर्थ पोल को क्या करता है, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, बताओ जी। नहीं जा रहा है आवाज।
क्या बोल रहे हैं सर? नॉर्थ पोल नॉर्थ को नॉर्थ क्या रिपेल करेगा, करेगा सर। ये रिपल्सन होगा, दोनों में रिपल्सन होगा। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल और यहाँ पे अगर हम साउथ पोल करेंगे तो दोनों में अट्रैक्शन होगा। अगर यहाँ पे साउथ पोल रहेगा, यहाँ भी साउथ पोल रहेगा, तो दोनों में रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी चीज का रिपल्सन होता है, मतलब हम वो रिपेल होता है यहाँ पे। जैसे हम जब नॉर्थ पोल को यहाँ पे ला रहे हैं, तो ये सब चीज आगे कॉन्सेप्ट से पता चलेगा। थोड़ा सा हम लोग फ्लक्स में चेंज होता है, लेंज ला पढ़ेंगे तो वहां से ये चीज अडॉप्ट करते हैं। अभी यहाँ पे फेराडे को ये सब चीज मालूम नहीं चला था, लेकिन हम आगे के का नॉलेज से हम तुमको यहीं पे नॉलेज थोड़ा सा दे रहे हैं। ये थोड़ा आगे नॉलेज ये सब मिलेगा, लेकिन हम यहीं पे बता दे रहे हैं कि जब ये नॉर्थ को इसके नजदीक में लाया तो क्या हुआ, इसमें फ्लक्स चेंज होता है, तो बस वो ये देखा कि डिफ्लेक्शन शो हुआ। तो यहाँ पे बस तुमको ये क्या करना है कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो किया इसको मालूम करने के लिए जब इसके पास नॉर्थ आएगा तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिक है कि नॉर्थ ही बनेगा। जब यहाँ पे नॉर्थ आया तो यहाँ पे भी हमको सीधा क्या करना है, यहाँ नॉर्थ नजदीक आ रहा है तो यहाँ एन लिख लो, और एन लिखने के बाद फिर इसको ऐसे घुमा दो, इसके पूछ को ऐसे घुमाओ और इसके पूछ को ऐसे घुमाओ, ऐसे पूछ को घुमा दो। अब इस तरह से ये पूछ को घुमा दिए तो इससे क्या पता चल रहा है कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रहा है करंट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे फ्लो करना है। तो ये क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे इस तरह से करंट जा रहा है और इस तरह से ये करंट आ रहा है, इस तरह से फ्लो किया करंट। अब देखो जब नजदीक आएगा तो नजदीक आने नहीं देगा, तो नजदीक नहीं आने देने के लिए क्या होना, ये नॉर्थ है तो इसको नॉर्थ बनना पड़ेगा, तो इसको नजदीक नहीं आने देगा, ठीक है। और जब बेचारा ये दूर जा रहा है तो ये क्या चाहेगा, दूर जाने देगा, दूर भी नहीं जाने देगा। मतलब इसका नेचर ये होता है डिफ्लेक्शन शो करने का कि जब नॉर्थ इसके नजदीक आएगा तो ये नजदीक आने भी नहीं देगा, नजदीक नहीं आने के लिए रिपल्सन के लिए फिर ये नॉर्थ बन जाएगा। और जब नॉर्थ इससे दूर जा रहा है तो ये इसको दूर नहीं जाने देना चाहेगा, नहीं जाने देना चाहेगा तो खींचेगा उसको, और खींचने के लिए यहाँ पे क्या बनना चाहिए, साउथ पोल। इसको खींचने के लिए यहाँ पे साउथ पोल बनना चाहिए, तो यहाँ पे साउथ पोल बन जाता है। तो इसमें ऐसे एरो बना दो, इसमें ऐसे एरो बना दो, तो इसमें देखो करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, उसके अपोजिट में ऐसे, तो उसमें डिफ्लेक्शन इधर शो किए थे, इसमें डिफ्लेक्शन इधर शो करेंगे इस डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज करंट फ्लो किया। जब इससे मैग्नेट को इससे दूर ले गए तो क्लॉकवाइज वहां पे क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम लोग मान लो कि ये नॉर्थ साउथ को उसके नजदीक लेकर के आ रहे हैं। अब कॉइल के नजदीक में हम लोग क्या कर रहे हैं, साउथ को ला रहे हैं। तो कॉइल के नजदीक में हम लोग साउथ को लेकर के आ रहे हैं, तो बताओ यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, साउथ को ला रहे हैं तो साउथ कलर तो साउथ ही बने, नहीं नॉर्थ बनेगा साउथ को सर, इसके लेकिन नजदीक ला कभी रहे हैं। साउथ लार तो साउथ बनेगा। साउथ बनेगा तब हाँ ना उसको रिपल्सन करेगा, जो वो करना चाह रहा है हाँ, उसको जब वो नहीं। करने नहीं देगा। हाँ, तो हम्म साउथ इसके नजदीक में आ रहा है तो ये भी क्या बनेगा, साउथ बनेगा। तो ये साउथ बनेगा तो फिर इसमें ऐसे करंट फ्लो होगा, इस देखे तो ऐसे ही ना हुआ करंट फ्लो, इससे दिख रहा है, फिर ये इस तरह से करंट फ्लो हुआ, तो इसका मतलब फिर डिफ्लेक्शन इधर ही शो करेगा, और ये हो गया तुम्हारा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ। अब फिर जब अगर ये रिपेल साउथ करेगा तब जाके नॉर्थ वहां बनेगा। अब साउथ इससे दूर जाना चाह रहा है, अब साउथ इससे दूर जाना चाह रहा है तो दूर भी नहीं जाने देगा। अब दूर नहीं जाने देने के लिए क्या करेगा, फिर यहाँ पे क्या बनाएगा, ये दूर जाना चाह रहा है, दूर नहीं जाने नॉर्थ देगा तो यहाँ पे नॉर्थ क्या बनेगा। बनाएगा। सर तो ऐसे क्यों बनाता है सर, ऐसे काहे नहीं जाने देता है और जाने के लिए सोचता है फिर भी। तो ये चीज लेंज ला पढ़ाएंगे ना तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अभी हम पूरा बता देंगे, फिर लेंज ला में क्या पढ़ाएंगे, इसलिए अभी हम सारा नहीं बता रहे हैं। ये भी अभी बताने की चीज नहीं था, ये भी आगे बताने का चीज था, लेकिन अभी हम बता दे रहे हैं तुमको लेंज ला, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी से तुम्हारा माइंड सेटअप हो जाए, इसलिए हम ये सारा चीज बता दे रहे हैं। लेकिन फेराडे जब एक्सपेरिमेंट किया था तो ये सब उसको नहीं मालूम चला था, बस वो सिर्फ ये देखा कि हाँ जब नजदीक ला रहे हैं तो डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है, जब दूर ले जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन कहीं और हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है लेकिन किसी और डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वो उसको नहीं पता चला था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से। अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं तो इसमें इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है,
इस डायरेक्शन में ऐसे, तो ये हो रहा है एंटी क्लॉक वाइज। तो ये हो गया फैराडे फर्स्ट लॉ। तो क्या कर रहा है फैराडे फर्स्ट लॉ के, तो बाय फैराडे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इट ऑब्जर्व दैट इफ देयर आर रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, कॉइल और मैग्नेट के बीच में जब रिलेटिव मोशन रखा गया, देन करंट फ्लो इन द कॉइल, तो करंट क्या हुआ, कॉइल में करंट फ्लो हुआ। कॉइल और मैग्नेट के बीच में जब मोशन किया गया तो करंट फ्लो हुआ कॉइल में। उसके बाद सेकंड में कह रहा है करंट इंड्यूस बाय करंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नेट के मोशन के कारण करंट फ्लो होगा। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया कि एक में करंट इंड्यूस कराएगा, उसके कारण दूसरे कॉइल में ऑटोमेटिक करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस बाय करंट, ये वाला एक्सपेरिमेंट किया, करंट इंड्यूस बाय करंट एक्सपेरिमेंट। इसमें वो क्या कर रहा है, करंट इंड्यूस बाय करंट वाला एक्सपेरिमेंट में, इसमें हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिखे थे। ये हो गया तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज करंट, ये हो गया तुम्हारा ये क्लॉकवाइज करंट, ये भी क्लॉकवाइज करंट, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट। देखो करंट इंड्यूस बाय करंट, करंट इंड्यूस बाय करंट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, दो कॉइल लिया, तांबा का तार का गोल गोल लपेट करके, दो छोर को छोड़ करके दो और उसको लिया। तो हम लोग सिंगल सिर्फ ऐसे बनाते रहे तो क्या कि फिगर अच्छा बने, ऐसे गोल भी बना सकते हो और दो को छोड़ को निकाल सकते हो यहाँ से। ये अब यहाँ पे ये क्या किया, बैटरी लगाया, इसमें बैटरी लगा दिया, और यहाँ पे मान लो स्विच लगा देते हैं, बैटरी लगा करके यहाँ पे की स्विच रख दिए, और यहाँ पे कॉइल लगा करके, और कॉइल में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिए, गैल्वेनोमीटर लगा दिए कॉइल लगा करके। अब वो क्या किया कि अभी स्विच ऑफ है, स्विच अभी ऑफ है, जैसे ही स्विच को ऑन करेगा, तो जैसे ही स्विच को, अभी स्विच ऑफ है तो इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुआ, ना इसमें करंट फ्लो हो रहा है ना इसमें करंट फ्लो हो रहा है, बैटरी इसमें लगा हुआ है, और करंट फ्लो हम स्विच ऑन करके इसमें करवाएं, और करंट फ्लो जैसे ही हम इसमें करवाएं तो क्या हुआ, इसमें भी करंट फ्लो होने लगा। और वो करंट फ्लो होने लगा वो हमको कैसे पता चला, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन से। जस्ट उसके सामने रखे, जैसे एक कॉइल यहाँ पे रख दिए और जस्ट उसके सामने एक कॉइल रख दिए, और ये वाला कॉइल में क्या किए, हम बैटरी से करंट दिए, जैसे ही वाला कॉइल में हम बैटरी से करंट दिए तो अपने आप दूसरा कॉइल में भी क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर दिया ऑटोमेटिक अपने आप। ठीक है, अब चालू किए तब तो शो किया ही, और बस चालू करके जब छोड़ दिए हैं, ध्यान देना, जब हम चालू करके छोड़ दिए तो छोड़ देने के बाद कुछ देर के बाद देख रहे हैं कि ये डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर दिया, मतलब जैसे ही स्विच को ऑन किए ये डिफ्लेक्शन हुआ, और फिर स्विच को ऑन छोड़ दिए तो फिर ये अपना जीरो पर आ गया, फिर डिफ्लेक्शन होना बंद हो गया। उसके बाद जैसे ही स्विच को ऑफ किए, फिर जब हम ऑफ किए स्विच को, जिस समय ऑफ किए उस समय फिर इसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ, और फिर जब ऑफ छोड़ दिए तो फिर अपना नॉर्मल हो गया वो। मतलब जिस समय हम ऑन कर रहे हैं और ऑफ कर रहे हैं उस समय सिर्फ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ऑन करके अगर ऑन छोड़ दे रहे हैं तो डिफ्लेक्शन शो होना बंद हो जाता है, और जब ऑफ करके हम ऑफ छोड़ दे रहे हैं तो भी डिफ्लेक्शन शो होना बंद हो जाता है। ये एक्सपेरिमेंट बता रहा है। दूसरा क्या किया वो, ऐसा क्यों होता है सर? सब लेंज ये ला के लेंज ला करेंगे। नहीं पता, सब लेंज ला हाँ बताइएगा। सब लेंज, सब ऐसा क्यों होता है सारा लेंज ला से बताएंगे। अभी वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो भी चौंक रहा है एक्सपेरिमेंट करके ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो जब स्विच को ऑन किया जब वो स्विच को ऑन किया तो इसका डिफ्लेक्शन मान लो कि इधर शो किया, और जब स्विच को ऑफ किया तो डिफ्लेक्शन इसका अपोजिट डायरेक्शन में शो किया, मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब किधर हो रहा है क्या हो रहा है उसको भी नहीं कुछ पता चल रहा है अभी, बस ये हो रहा है कि ऑन ऑफ कर रहा है तो इसमें डिफ्लेक्शन शो हो रहा है। फिर वो क्या किया कि बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दिया, अब प्लस माइनस इधर कर दिया, प्लस को इधर कर दिया, इस तरह से कर दिया, फिर कॉइल लगाया, फिर इस तरह से लगा करके फिर स्विच को ऑन ऑफ करके देखा, तो फिर देखा कि डिफ्लेक्शन किस तरह से हो रहा है, वो सारा चीज को वो समझा। ये हुआ इसका सेकंड एक्सपेरिमेंट। क्या कर रहा है, बाय फैराडे सेकंड एक्सपेरिमेंट इट ऑब्जर्व दैट द करंट फ्लो इन द कॉइल बाय रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड कैरिंग। अच्छा ये हम इसका बता दिए तुम्हारा ऑन ऑफ वाला, करंट इंड्यूस बाय चेंजिंग करंट, और ये हम थर्ड एक्सपेरिमेंट वाला तुम्हारा बता दिए।
सॉरी, ये हम थर्ड एक्सपेरिमेंट वाला तुमको बता दिए। सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या था ना कि वो बैटरी लगा लिया था, बैटरी लगा करके उसमें करंट फ्लो करवा रहा है और सिर्फ क्या कर रहा है, उस कॉइल का मोशन करवा रहा है। हम तुमको थर्ड एक्सपेरिमेंट वाला बता दिए। इसमें क्या है कि बैटरी लगा करके छोड़ दिया और क्या कर रहा है कि उसको मोशन करवा रहा है, मतलब उसके नजदीक ला रहा है। तो जब नजदीक ला रहा है तो फिर ये साउथ मान लो कि ये हो रहा है क्लॉकवाइज, मान लो कि करंट फ्लो करवा रहे हैं क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब करंट फ्लो करवा रहे हैं तो इसमें भी जो करंट इंड्यूस हुआ वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ, क्योंकि साउथ है यहाँ पे तो साउथ बनेगा तभी रिपल्सन करेगा। फिर जब साउथ को इससे दूर ले जा रहे हैं, क्लॉकवाइज करंट को इससे दूर ले जा रहे हैं, तो जब दूर ले जा रहे हैं कॉइल को तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब वहां पे मैग्नेट के जगह पे यहाँ पे हम कॉइल ले लिए हैं जिसमें करंट फ्लो करने वाला कॉइल ले लिए और कॉइल को हम मोशन करवा रहे हैं। जब कॉइल को नजदीक ला रहे हैं तो अगर क्लॉकवाइज में करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें भी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो करके रिपल्सन करेगा दोनों का, और जब क्लॉकवाइज को दूर ले जाएंगे तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो करेगा उसको अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसमें करा था बाय फैराडे सेकंड एक्सपेरिमेंट इट ऑब्जर्व दैट द करंट फ्लो इन द कॉइल बाय रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड करंट कैरिंग सर्किट। मतलब कॉइल और करंट कैरिंग सर्किट के बीच में रिलेटिव मोशन करने से वहां पे करंट इंड्यूस हुआ। फिर है करंट इंड्यूस बाय चेंजिंग करंट, करंट में चेंज करने से, इसको बोलते हैं बाय फैराडे थर्ड एक्सपेरिमेंट। ये थर्ड एक्सपेरिमेंट में ऐसा हुआ। तो ये चीज हम पढ़ा दिए तुमको कि ऑन कर रहे हैं तो हो रहा है करंट फ्लो, फिर ऑफ कर रहे हैं उस समय करंट फ्लो हो रहा है। इसमें क्या कर रहा है, करंट फ्लो इन द सर्किट, लिखता है यहाँ पे, current flow in the circuit, yes, current flow in the coil by only changing the value of current flow in the coil में तभी current flow हो रहा है जब क्या हो रहा है, changing the value of current using on off key, on और off key से हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। here no relative motion between the coil। देखो अभी तक जो दोनों एक्सपेरिमेंट किया था उसमें क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, उसमें हम मैग्नेट को नजदीक ला रहे थे और दूर ले जा रहे थे। फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट हम लोग कॉइल को नजदीक ला रहे थे, कॉइल को दूर ले जा रहे थे। बट थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें सिर्फ क्या कर रहे हैं, मोशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि की को सिर्फ ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो इसमें की को ऑन ऑफ हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें सिर्फ की को ऑन ऑफ करने से क्या हो रहा है, उसमें करंट इंड्यूस हो रहा है। तो यहाँ क्या कर रहा है, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल। फाइनली फैराडे ऑब्जर्व बाय ऑल दिस एक्सपेरिमेंट, मतलब ये देखो इसमें पूरा डिटेल हम नहीं लिखे हैं, बस वही चीज समझा रहे हैं कि जब ऑन कर रहे हैं तो जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन किए तो इसमें करंट इंड्यूस हुआ, ठीक है। फिर जब ऑफ किए तो इसमें करंट इंड्यूस हुआ। ऑन और ऑफ करते समय ही सिर्फ इंड्यूस हो रहा है, ऑन करके छोड़ दे रहे हैं तो फिर इंड्यूस होना बंद हो जाएगा, ऑफ करके छोड़ दिए तो इंड्यूस होना बंद हो जाएगा, ये डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा, ये कर रहे हैं। अब फाइनली ये तीनों एक्सपेरिमेंट से ये क्या सीखा वो बता रहा है। तो कह रहा है फाइनली फैराडे ऑब्जर्व बाय ऑल दीज एक्सपेरिमेंट दैट करंट फ्लो इन द कॉइल, करंट जो हो रहा है कॉइल में फ्लो कर रहा है, किस कारण से फ्लो कर रहा है, तो बाय चेंजिंग इन फ्लक्स, दैट इज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द कॉइल, कॉइल से जो पास होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें चेंज हो रहा है। मतलब ये तीनों एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्व किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है। तो वो क्या बता रहा है कि मान लो कि यहाँ पे ये कॉइल है, अब कॉइल में से नंबर ऑफ, ये हम लोग करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो कहीं भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर हम लोग कोई कॉइल है यहाँ पे मैग्नेट को ला रहे हैं तो मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो वहां पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास जो कर रहा है इससे उसमें चेंजिंग होता है। नजदीक लाने से या दूर होने से क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन में क्या होता है, चेंजिंग होता है। क्यों चेंजिंग होता है, ये देखो, मान लो अभी कॉइल यहाँ पे है तो यहाँ पे पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे पास कर रहा है, यही कॉइल को अगर हम दूर कर देंगे यहाँ पे लेकर के आ जाएंगे, अब इससे देखो बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है कि नहीं, मान लो कि 3 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा था, और जब इस कॉइल को यहाँ से दूर लेकर के चलेंगे या फिर मान लो कि मैग्नेट को इससे दूर कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, कम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है कि नहीं। और हम लोग फ्लक्स पढ़े थे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स, इसलिए हम पहले फ्लक्स पढ़ाए थे तुमको।
मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द एनी एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जितना परपेंडिकुलर से पास करेगा उसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स में चेंजिंग होता है। ये वाला तो बताए दिए थे जी तुमको, आज तुम बोला था सर ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ाए हैं, ये क्या नहीं वो नहीं बोल रहे सर, एसी में भी वो वाला दे दिया, वो बोल रहे थे। हाँ तो दे देने से क्या होगा, वो तो सब जगह देगा। फाई इज इक्वल टू NBA और NBA cos ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट, ये सब दे दिया था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेशन में। तो ये हो गया तो ये वाला तुम्हारा। फॉर्मूला एसी में भी यूज होता है क्या? हाँ जी, दोनों एक लेकिन आप दूसरे से पढ़ा, रिलेटेड चैप्टर है, दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, समझा। एसी और EMI दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इससे तुमको फैराडे से क्यों चेंज हो रहा है ये पता चल रहा है तुमको, क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉइल में नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो अभी ये दूर है, तो दूर में है तो इससे सिर्फ कितना लाइन पास कर रहा है, 3 लाइन। जब यही मैग्नेट को हम नजदीक ला करके या फिर कॉइल को नजदीक लेकर चले गए, अब इसमें क्या हो रहा है, 6 लाइन पास कर रहा है। तो यही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो चेंज होता है, इस चेंज होने के कारण क्या होता है, करंट फ्लो करता है उसमें, फ्लक्स में चेंज होने के कारण उसमें करंट फ्लो होता है। और फिर जो करंट फ्लो होता है उसका डायरेक्शन किससे दिया गया, तो लेंज लॉ से दिया गया। इसलिए यहाँ पे 2 लॉ इसका दिया गया, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ को हम लोग लेंज लॉ बोलते हैं, और फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्या है उसको हम लोग फिर समझते हैं। टाइम है, चलो है टाइम 15 मिनट। देखो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है वो समझते हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ, व्हेन एवर फ्लक्स लिंक विथ द कॉइल चेंज, अगर किसी भी कॉइल से जो फ्लक्स जा रहा है वो चेंज हो रहा है विथ टाइम, टाइम के साथ अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा है, देन EMF इंड्यूस, EMF क्या होगा, इंड्यूस होगा। EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, या फिर समझो वहां पे EMF जनरेट होता है, वहां पे वोल्टेज जैसे हम लोग बोलते हैं ना, उस तरह से यहाँ पे EMF और वोल्टेज में तो डिफरेंस हम वहां पे बताए थे तुमको, जब करंट पढ़ाए थे तो वहां पे हम डिफरेंस बताए थे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ फोर्स इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है वो EMF क्या होगा, इंड्यूस होगा, एंड करंट इन द कॉइल, EMF इंड्यूस होगा जिसके कारण कॉइल में क्या होगा, करंट फ्लो होता है। द EMF इज नोन एज इंड्यूस EMF, यहाँ पे जो EMF जनरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस EMF बोलते हैं। द करंट फ्लो इन द कॉइल नोन एज इंड्यूस करंट, यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है कॉइल में उसको इंड्यूस करंट बोलते हैं, मतलब इंड्यूस हुआ यहाँ पे, तो इसको इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट बोलते हैं। एंड द होल फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस हो रहा है इस चीज में, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी में का इंडक्शन हो रहा है किससे, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने के कारण या फ्लक्स में चेंज होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होना हो रहा है। इसी फिनोमेना को, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फ्लक्स चेंज सो करंट फ्लो इन द सर्किट, तो फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो इसके कारण सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो हो रहा है। ये हो गया तुम्हारा फैराडे फर्स्ट लॉ। तो फैराडे फर्स्ट लॉ में बस यही बताया फर्स्ट लॉ कि कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण उसमें क्या होता है, EMF इंड्यूस होता है, और EMF इंड्यूस होने के कारण करंट फ्लो होता है। क्या बोला, अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ, व्हेन इवन फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज, फ्लक्स में अगर चेंज हो रहा है विथ टाइम, समय के साथ, देन EMF इंड्यूस एंड करंट फ्लो इन द कॉइल, और कॉइल में क्या हो रहा है, करंट फ्लो करेगा। द EMF इज नोन एज इंड्यूस EMF, द करंट फ्लो इन द कॉइल इज नोन एज इंड्यूस करंट, एंड द होल फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ज्यादा है। अब चलो आते हैं फैराडे सेकंड लॉ में, ये क्या कहता है। According to Faraday's second law, the EMF induced in the coil due to change in flux, EMF जो इंड्यूस हो रहा है कॉइल में वो किसके कारण हो रहा है, तो चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू चेंज इन
the EMF induced in the coil due to change in flux is equal to change in flux, बार बार लिख दिया, EMF induced in the coil is equal to होना चाहिए, according to Faraday's second law, the EMF induced in the coil due to change in flux is equal to rate of change in flux. According to Faraday's second law, the EMF induced in the coil due to change in flux is equal to rate of change in flux. किसके बराबर है EMF? इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स यहाँ पे माइनस लगा दिया। माइनस क्यों लगाया है? यही माइनस के लिए लेंज ला आया है, इस माइनस को ही डिफाइन करने के लिए लेंज ला का जरूरत पड़ा। अब यहाँ पे बस यही बता रहा है कि फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो EMF इंड्यूस हो रहा है, जो इंड्यूस EMF है वो किसके बराबर है? तो माइनस d∅dt। मतलब मान लो कि यहाँ पे कोई कॉइल है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे चेंज हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, अभी यहाँ पे ज्यादा है, इसमें कम हो रहा है, तो फ्लक्स में चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेल फाई हम लोग लिखेंगे φ2 माइनस φ1। और फिर मान लो यहाँ से यहाँ तक कॉइल को जाने में कुछ समय लगा, कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ना, तो वो डेल्टी हो गया। तो कितना समय में कितना फ्लक्स चेंज हुआ, तो भाई हम लोग निकालेंगे कि डेल्टी टाइम में कितना फ्लक्स चेंज हुआ, तो डेल फाई। यूनिट समय में कितना चेंज हुआ, तो डेल फाई बाई डेल्टी। और यही जो हुआ वो EMF बता दिए। तो EMF बराबर क्या हो गया? डेल फाई बाई डेल्टी। और फिर यहाँ पे माइनस लगा दिया। माइनस क्यों लगाया है वो हम लोग लेंज लॉ से समझेंगे। तो यहाँ पे EMF बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, E इक्वल टू माइनस d∅dt। और ये क्या हो गया? EMF इक्वल टू माइनस ऑफ रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। यूनिट ऑफ EMF क्या हो जाएगा? फ्लक्स का वेबर होता है तो वेबर पर सेकंड या वोल्ट भी बोलते हैं, EMF वोल्ट, तो वेबर पर सेकंड या फिर वोल्ट बोलेंगे। उसके बाद है लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, इंड्यूस EMF एंड इंड्यूस करंट आर ऑलवेज सच दैट इट अपोज द चेंज इन फ्लक्स और द कॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स। इस तरह से वो होता है, इफ नहीं इट होना चाहिए, दैट इट अपोज। According to Lenz law, induced EMF and induced current are always such that it oppose the change in flux or the cause of change in flux। कि जिस कारण से फ्लक्स में चेंज हो रहा है या जिस कारण से फ्लक्स में चेंज हो रहा है उस कॉज को खत्म करता है, उसको अपोज करता है। जैसे जिस कारण से किसी चीज में लड़ाई हो रहा है, अब उस चीज को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉज को खत्म करना पड़ेगा, तो उस कॉज को वो खत्म करता है। लेंज लॉ ही बताता है। तो E इक्वल टू क्या है? माइनस n d∅dt। हियर निगेटिव चार्ज सो डैट अपोज इन चेंज इन फ्लक्स। ये क्या शो करता है कि फ्लक्स में जो चेंज होता है उसका अपोज करता है। जो कभी अपोज को समझो, इफ चेंज इन फ्लक्स ड्यू टू इंक्रीज इन फ्लक्स देन इंड्यूस करंट सच दैट इट डिक्रीज फ्लक्स। अब इस चीज को समझो तुम कि नॉर्थ क्यों बन रहा था। अभी मान लो कि यहाँ पे ये नॉर्थ है और ये साउथ है। जब हम इसको इसके नजदीक ला रहे हैं तो नजदीक लाने से क्या होगा? नजदीक लाने से ऐसे मान लो नॉर्थ से ये बाहर निकल रहा है फ्लक्स ऐसे, तो जब हम इसके नजदीक लाएंगे तो अभी कम फ्लक्स पास कर रहा है, जब नजदीक लाएंगे तो ज्यादा फ्लक्स पास करने लगेगा इस कॉइल से। इसको नजदीक लेकर के आएंगे तो फ्लक्स में ये हुआ बढ़ा, फ्लक्स क्या हुआ? बढ़ गया। मान लो अब कॉइल को हम यहाँ पे लेकर के आ गए और ऐसे ये जा रहा था और कॉइल इसके नजदीक आ गया। अब कॉइल जब इसके नजदीक आ गया तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ गया। अब इसमें करंट ऐसा फ्लो करेगा ताकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन घटे। अब घटे कब होगा? मान लो कि इधर से तीर चला और इस तीर को खत्म करना है तो इधर से भी तीर चलेगा तब ना उसको खत्म करेगा। तो ये तीर का समझो लड़ाई है यहाँ पे। तो इसमें क्या करेगा? करंट ऐसे फ्लो करेगा, देखो करंट को ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे यहाँ पे इस तरह से फ्लो करेगा तब इधर होगा।
इस तरह से हाथ को घुमाओगे ऐसे, तो ऐसे हम हाथ को घुमा रहे हैं ऐसे, तो ऐसे क्या हो रहा है, ये इस तरह से करंट फ्लो होगा। 3D में सोचो तो इस तरह से करंट फ्लो होना चाहिए, ये नहीं, हाँ ये उल्टा नहीं, इस तरह से करंट में क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। ये तो फिर ऐसे हो जाएगा। इसका तुमको 3D में थोड़ा सा सोचना होगा, इस तरह से हम लोग करेंगे तो इधर से ये नॉर्थ आ रहा है, तो ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रहा है, तो उसको घटाने के लिए हमको फिर करंट जो फ्लो होगा वो इस तरह से करंट फ्लो होना चाहिए कि उसको फिर वो अपोज करे उस चीज को। तो चेंज इन फ्लक्स ड्यू टू इंक्रीज इन फ्लक्स द इंड्यूस करंट सच दैट डिक्रीज फ्लक्स, तो उसके फ्लक्स को क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। तो फ्लक्स को डिक्रीज के लिए नॉर्थ आ रहा है इसके नजदीक, तो यहाँ पर भी नॉर्थ बनेगा। अब ये नॉर्थ को हमको सिखाना है तुमको, नॉर्थ और साउथ, और फिर यहाँ पे ये तुम्हारा ये नॉर्थ ही बनेगा, मतलब ऐसे करंट फ्लो होगा। तो फिर तुम्हारा अच्छा यहाँ ऐसे ना हो रहा है, ठीक तो हो रहा है, इस तरह से करंट फ्लो है, तो इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं। इसमें जो करंट फ्लो होना चाहिए वो इस तरह से करंट फ्लो होना चाहिए, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे कर रहे हैं या फिर ऐसे कर रहे हैं, वही चीज हुआ तुम्हारा। घड़ी को सुई को से देखोगे तो तुमको समझ में आएगा सही, घड़ी के सुई के डायरेक्शन को भटकल ऐसे घड़ी को रखो, फिर ऐसे घुमाओ हाथ को, तो तुम्हारा नॉर्थ इधर आएगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज वो करेगा तभी होगा ऐसा। फिर जब नॉर्थ से दूर जा रहा है तो यहाँ पे साउथ बनाना पड़ेगा। इफ चेंज इन फ्लक्स ड्यू टू डिक्रीज इन फ्लक्स देन इंड्यूस करंट इज सच दैट इट इंक्रीज इन फ्लक्स। जैसे जब नॉर्थ ईस्ट से दूर जा रहा है, तो जब नॉर्थ ईस्ट से दूर जाएगा तो फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो फ्लक्स को बढ़ाने के लिए फिर क्या होगा, इसमें साउथ में वो जाएगा, साउथ में उसको जाएगा तो फिर क्या होगा, फ्लक्स को वो बढ़ाएगा। जैसे दूर जा रहा है तो फ्लक्स घट रहा है, तो फ्लक्स को बढ़ाना फिर पड़ेगा उसको, तो फिर उसमें होगा तुम्हारा। तो उसमें नॉर्थ है, तो बस इतना समझो कि नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्सन के लिए यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ चाहिए, फिर नॉर्थ और फिर यहाँ पे साउथ चाहिए अट्रैक्शन के लिए। फिर यहाँ पे क्या है, लेंज लॉ बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, कंजर्वेशन ऑफ मास पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। तो सही आंसर होगा तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कंजर्वेशन पे बेस्ड। तो इतना है ये तुम्हारा लेंज लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की ये लेंज लॉ, ये बोर्ड के लिए। इसमें लेंजला में ये नहीं बताया सर क्या, कि जो वहां पे कैसे ऑन और ऑफ करने पर डिफ्लेक्शन शो करता था, फिर थोड़ा देर छोड़ देते थे तो फिर डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देता था। तो सब का रीजन एक ही ना दिया, सब में तो वही बता रहा है कि फ्लक्स बढ़ रहा था, फ्लक्स घट रहा था, तो तीनों एक्सपेरिमेंट का एक ही रीजन है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको घटाने के लिए वो किया, इंक्रीज इन फ्लक्स, तो वो सर क्या हम करेगा, फ्रिज अगर ऑन करेंगे तो फ्लक्स ज्यादा जाएगा। हाँ फ्लक्स बढ़ेगा ना, मैग्नेटिक करंट फ्लो करेगा तभी ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फिर ऑफ करेंगे तो घटेगा। अच्छा, तो मतलब कि पूरा का रीजन यही है कि फ्लक्स ही अगर पास में हाँ लाएंगे तो दूर जाएगा, तो यही था ना सर। इसमें बोला है तुम्हारा टू आइडेंटिकल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल कैरिंग इक्वल करंट, दोनों में इक्वल करंट फ्लो कर रहा है इन सेम डायरेक्शन, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। If both the coil move towards each other and away from each other respectively, then current flow in both coil।
क्या करेगा, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस या रिमेन सेम या नन ऑफ दीज, क्या होगा इसमें। सबसे पहले दोनों को एक दूसरे के नजदीक ला रहे हैं, फिर अवे फ्रॉम द ईच अदर, बोथ कॉइल मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड अवे फ्रॉम ईच अदर, तो क्या होगा इसमें, ये ए में ए को इधर ला रहा है, फिर बी को इधर ला रहा है, तो दोनों को एक दूसरे के नजदीक ला रहा है, तो दोनों को जब एक दूसरे से नजदीक ला रहा है यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, मोशन कर रहा है, दोनों एक दूसरे से नजदीक आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे से नजदीक आ रहा है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा दोनों में, तो दोनों में रिपल्सन होने के लिए फिर क्या होगा इसमें, करेंट इन बोथ कॉइल, दोनों कॉइल में करेंट क्या होगा, तो देखो जब दोनों एक दूसरे के नजदीक में आएगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगा, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। जब दोनों एक दूसरे के नजदीक में आएगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स को घटाने के लिए क्या होगा, करेंट क्या होगा, ए में भी कम होगा और बी में भी कम होगा। तो इसमें देखो ए में भी एरो नीचे दिया है, बी में भी एरो नीचे किया, मतलब दोनों में करेंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और ए और बी दोनों को एक दूसरे से दूर ले जा रहा है, तो जब दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाएंगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन घटेगा, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन घटेगा, और फिर उसको बढ़ाने के लिए क्या होगा, दोनों में करंट इंक्रीज करेगा। और सेकंड जो इधर फिगर बनाया वो दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट फ्लो हो रहा है तो ए और बी जब दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहा है, जब एक दूसरे के नजदीक आ रहा है तो फिर इसमें क्या हो रहा है कि दोनों में करंट बढ़ेगा, और फिर जब एक दूसरे से दूर जा रहा है तो दोनों में करंट फिर क्या रहा है, घटेगा। समझ में नहीं ना आया जी कुछ? नहीं सर, कैसे कैसे क्या हो रहा है। देखो मान लो कि करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो दोनों में मान लो करंट इस कोई भी अपना तुम ले लो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, 3D में सोचना पड़ता है ना, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है इसमें, हर चीज 3D में तुमको सोचना पड़ेगा। ऐसे मान लो हम ऐसे करंट को फ्लो कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रहा है, इसमें ऐसे कर रहे हैं तो इसमें मान लो कि दोनों में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इधर है, दोनों में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है यहाँ पे। तो अब दोनों को एक दूसरे के नजदीक ला रहे हैं, तो दोनों को एक दूसरे के नजदीक ला रहे हैं तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इससे ऐसे पास कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और फिर इससे भी ऐसे पास कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जब दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाएंगे तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दोनों मिल जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगा मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हमको घटाना पड़ेगा। लेंज लॉ कहता है कि अगर कोई चीज बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, घटाना चाहेगा, तो दोनों को घटाने के लिए फिर क्या होगा, दोनों में हमको करंट कम करना होगा, करंट को डिक्रीज करना होगा दोनों में, तो करंट डिक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिर घटेगा। और फिर यहाँ पे दोनों में को दूर ले जाएंगे, तो दोनों को दूर ले जाएंगे तो भी क्या होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन घटेगा दोनों के बीच में, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन घटेगा, तो फिर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ाने के लिए करंट बढ़ाना पड़ेगा। और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, एक मान लो इधर एक इधर हो रहा है, तो एक का मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लो कि इधर है, इस डायरेक्शन में है एक का मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो दूसरे का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे है, इस तरह से दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये तो रिपेल करेगा फिर सर। हाँ डिग्री के मतलब घटेगा, जब दोनों एक दूसरे के नजदीक आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, घटेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब घटेगा तो फिर क्या होगा, घट रहा है तो करंट को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा दोनों में। तो इसलिए यहाँ पे देख रहे हो अपोजिट वाला में क्या कर रहा है कि जब नजदीक आ रहा है तो करंट बढ़ रहा है, फिर जब दूर जा रहा है तो करंट घट रहा है, इस तरह से। अब इसमें देखो करंट इधर जा रहा है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ठीक है, तो करंट इधर जा रहा है, तो करंट इधर मान लो कि बढ़ रहा है, ये एरो दिया है मतलब करंट बढ़ रहा है इसमें, तो करंट बढ़ रहा है तो करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर होगा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो अंदर की तरफ बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड करंट बढ़ने के कारण, तो इसमें करंट कैसे इंड्यूस होगा कि घटेगा, तो घटने के लिए क्या करना होगा,
ऊपर में हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो कॉइल में करंट ऐसे फ्लो कराना पड़ेगा, इस तरह से। इस तरह से फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन घटेगा। तो इस तरह का मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो इसका आंसर देना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। बिगिनर बॉक्स 2 का 1। ना आगे दिया आंसर। मान लीजिए ना सर, हो रहे कह रहे खोज रहे। नहीं देख सकते। देखो बिगिनर बॉक्स 2 का 1 क्या दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिया। फिर इसी तरह से सेकंड में भी सोचना कि ऐसे किए हैं तो ये बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड और इसको इससे दूर भगा रहा है। अब दूर भगा रहा है तो क्या हो रहा है, तो भी मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। करंट ऐसे है और दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, घटेगा। और घटेगा तो फिर हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर बढ़ाना पड़ेगा हमको, तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हमको और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बढ़ाने के लिए। तो क्या चाहिए, फिर हमको अंदर में चाहिए, तो फिर इसके लिए क्या करना होगा हमको, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करेंगे तो अंदर में बढ़ेगा। इस तरह से सारा चीज तुमको सोचना है, इससे तुम्हारा पूरा थिंकिंग पावर तुम्हारा बढ़ाएगा। तो इसको सोचना अगर लेवल बढ़ेगा, आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा सर इसे। चलो ठीक है, सारा फिगर वाला क्वेश्चन इसमें दिया। ठीक है सर।